पिछले भाग में आपने देखा कि स्कूल में लॉर्ड रीस की साथी शूरवीर डायना बच्चों को संबोधित करते हुए बताती है कि लॉर्ड रीस महाराज लूसियन की सत्ता में शामिल नहीं है। एलिन एलेक्स से रात भर घर न आने का कारण पूछती है। एलेक्स जैक की माँ के गाउन में से निकले बलूत के फल को खोलती है, जिसमें जैक की माँ का एक संदेश था। वह दोबारा से हिस्टोरिकल हाउस जाने की तैयारी करती है। एक गार्ड उसे अजीब नज़र से देखता है। उसे यकीन है कि वह उसके बारे में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा है, लेकिन उसने पहले भी उसका चेहरा देखा है और वह पिछली बार की तुलना में अधिक आश्वस्त है। वह ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देख लेती है। वह उसकी दिशा में देखता है और वह अपना सिर नीचे रखने की कोशिश करती है, कम से कम तब तक जब तक वह निकल नहीं जाता। वह मोमबत्तियाँ लेकर अपने सामने वाले कमरे में जाती है, जो एक पुस्तकालय है। उसके लिए बड़ी राहत की बात यह है कि वह वास्तव में उसे नहीं देख पा रहा है। हालांकि उसका दिल तेज हो रहा है, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। एक नौकरानी किताबों को धुंधले ढंग से वापस अलमारी में रख रही है। एलेक्स ने उसे पिछली बार भी देखा था। वह वैसी ही है जैसे उसे याद है। फटे हुए होंठ, पतली और चोट लगी आंखें। उसकी चाल धीमी है। एलेक्स अधीरता से अलमारी को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं दिख रहा है। उसे टावर तक जाने की ज़रूरत है। उसे आशा है कि ब्रायन के सभी पत्राचार को खंगालने पर उसे जैक की माँ, डेविस या राज्याभिषेक से संबंधित कुछ न कुछ मिलेगा, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन वह अपने और सीढ़ियों के बीच ब्रायन के साथ कुछ नहीं कर सकती। अगर ब्रायन ने उसे पकड़ लिया तो यह उसका भाग्य नहीं हो सकता। वह कुर्सी पर अपनी मोमबत्तियाँ जमा करते हुए 1000 तक गिनते हुए प्रतीक्षा करती है। फिर वह बाहर देखती है। शुक्र है ब्रायन चला गया है। जल्दी से वह टावर की सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। जब वह लूसीफर के दरवाजे से गुजरती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन भाग्य उसके साथ है क्योंकि यह कसकर बंद कर दिया गया है। फिर वह सीढ़ियाँ चढ़कर ब्रायन के अध्ययन कक्ष में पहुंच गई। वह कमरे में चारों ओर जार में जड़ी बूटियों को देखती है। जड़ी बूटियों को वह एक नई नज़र से देखती है। कुछ जहरीली होती हैं, लेकिन अधिकांश सिर्फ नशीले पदार्थ होते हैं। उसे कहीं भी खूनी मशरूम नहीं दिखे। वह उसकी मेज़ की तरफ जाती है। पसीने का कोई निशान न छोड़ने की कोशिश करते हुए वह अपने हाथ अपनी ड्रेस से पोंछती है। वह पत्राचार के पैटर्न को याद करने की कोशिश करती है। रोज के लिए 2 पत्र हैं, लेकिन वे केवल इस बारे में प्रतीत होते हैं कि राज्याभिषेक के समय कौन से शूरवीर होंगे और वे केंद्रीय मंच के आसपास किस पैटर्न में होंगे। कुछ और भी है जो नियुक्तियों, मौज मस्तियों और पार्टियों और अय्याशियों के बारे में प्रतीत होते हैं। जहर के बारे में कुछ भी नहीं है। खूनी मशरूम के बारे में कुछ भी नहीं है। जैक की माँ और उसकी हत्या के बारे में कुछ भी नहीं है। केवल एक चीज़ जो थोड़ी सी भी आश्चर्यजनक लगती है, वह है प्रिंस डेविस के हाथ से लिखी गई एक प्रेम कविता। एक ऐसी महिला के बारे में जो अज्ञात है, जिसके सूर्योदयकालीन बालों और तारों जैसी आंखों के अलावा कोई पहचान नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसे प्रिंस डेविस के खिलाफ कदम उठाने की योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। यदि ब्रायन अपने भाई की हत्या करने जा रहा है तो वह इतना चतुर है कि इधर उधर सबूत नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि खूनी मशरूम के बारे में भी पत्र चला गया है। उसने बेवजह ही हिस्टोरिकल हाउस में आने का जोखिम उठाया है। एक पल के लिए वह वहीं खड़ी होकर अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। उसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाए बिना वापस जाने की ज़रूरत है। एक संदेशवाहक, वह दूत का वेश बनाएगी। संदेशवाहक हर समय संपदा के अंदर और बाहर चलते रहते हैं। उसने कागज़ की एक खाली शीट पर एक तरफ रोत लिखा, फिर दूसरी तरफ मोम से सील किया। माचिस की गंध एक पल के लिए हवा में लटक गई। जैसे ही यह ख़त्म हो जाती है, वह नकली संदेश लेकर सीढ़ियाँ उतरती है। उसे वही नौकरानी पुस्तकालय में दिखाई देती है। वह बार बार पुस्तकों को साफ करके रख रही है। एलेक्स को उस पर दया आती है। वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे थोड़ा सा नमक खाने के लिए कहती है। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। सुबह तारा उसके कमरे में चाय लेकर आती है। एलेक्स सौंफ की चाय पी रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक नौकर आता है। वह कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एलेक्स को तुरंत नीचे बुलाया गया है। तारा उसे इशारा करते हुए कहती है, वह अभी तैयार नहीं हुई है। जब वह कपड़े पहन लेगी तो मैं उसे नीचे भेज दूंगी। वह नौकर कहता है, प्रिंस डेविस जनरल रुथ के पार्लर में नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं एलेक्स को ले आऊँ, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़बरदस्ती ले जाना पड़े तो मैं उसे ले जाऊँ। ऐसा लगता है कि नौकर को ऐसा कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी
क्राउन प्रिंस को मना नहीं कर सकता। एलेक्स के पेट में ठंडा गोला घूम रहा है। उसने यह कैसे नहीं सोचा कि वह सभी लोगों में से अपने जासूसों के साथ यह पता लगा लेगा कि उसने क्या किया है। उसने अपने मखमली टॉप से अपने हाथ पोंछे। उनके आदेश के बावजूद वह जाने से पहले पैंट और जूते पहन लेती है। उसे कोई नहीं रोकता। वह काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन वह जितनी गरिमा रख सके रखेगी। प्रिंस डेविस रोज की मेज के पीछे खिड़की के पास खड़े हैं। उनकी पीठ उसकी ओर है। एलेक्स की नज़र स्वचालित रूप से उनकी बेल्ट से लटकी हुई तलवार पर जाती है, जो उनके भारी भरकम कपड़ों के नीचे से दिखाई देती है। जब वह अंदर जाती है तो वे मुड़ते नहीं हैं। एलेक्स कहती है, मैंने गलती की है। उसे खुशी है कि उनकी पीठ उसकी ओर है, क्योंकि जब वे उसकी ओर नहीं देख रहे होते तो बोलना आसान होता है। वह फिर से कहती है, और मैं किसी भी तरह से इसका पश्चाताप करूंगी। वह मुड़ते हैं। उनका चेहरा जंगली गुस्से से भरा है, जो उसे अचानक लूसीफर के समान दिखता है। उनका हाथ रोज की मेज पर जोर से आता है और उसके ऊपर की हर चीज़ को हिला देता है। वह कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें अपनी सेवा में नहीं लिया है और तुम्हें एक महान वरदान नहीं दिया है? क्या मैंने तुम्हें अपने दरबार में जगह देने का वादा नहीं किया था? और फिर भी मैंने तुम्हें जो दिया है उसका उपयोग तुम मेरी योजनाओं को खतरे में डालने के लिए कर रही हो। एलेक्स की नज़र फर्श पर जाती है। उनके पास उसके साथ कुछ भी करने की शक्ति है, कुछ भी। यहाँ तक कि रोज भी उन्हें नहीं रोक सकता। ना ही उसे लगता है कि वह कोशिश करेगा। उसने उसकी अवज्ञा की है, उसके भाई के घर में बिना आदेश की घुसी है, और साथ ही उसके घर से उसने एक नश्वर लड़की को बाहर निकालकर उसे इंसानी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश की है। उसने एक नश्वर की तरह व्यवहार किया है। हालांकि इंसानी दुनिया में वापस भेजते समय वह लड़की इतनी डरी और थकी हुई थी कि समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए वह जादुई घोड़े से समुद्र में कूद गई और एलेक्स की आंखों से ओझल हो गई। एलेक्स रात भर उस लड़की के लिए रोई, लेकिन उसे ख्याल ही नहीं आया कि डेविस को इस बारे में कभी पता भी चल पाएगा। वह उससे माफ़ी मांगने से बचने के लिए अपना निचला होठ काटती है। वह खुद को बोलने की इजाज़त नहीं दे सकती। तभी डेविस कहते हैं, लड़के को उतनी गहरी चोट नहीं लगी जितनी उसे लग सकती थी, लेकिन एक लंबे चाकू से हमला घातक हो सकता था। यह मत सोचिए कि मैं नहीं जानता कि तुम उससे भी बदतर करने जा रही थी। एलेक्स अचानक ऊपर देखती है। वह इतनी आश्चर्यचकित है कि इसे छिपाना असंभव है। वे कुछ पल के लिए असुविधाजनक रूप से एक दूसरे को देखते हैं। एलेक्स उसकी चांदी जैसी भूरे रंग की आंखों को ध्यान से देखती है, ताकि यह न सोचे कि जिस अपराध का उन्होंने पता लगाया था उससे भी बड़ा अपराध वह उगलने वाली थी। वह मांग करते हैं, खैर क्या तुम्हारे पास पकड़े जाने के बाद की कोई योजना थी? एलेक्स कहती है, उसने मुझे जादू से वश में करके टावर से कूद जाने के लिए उकसाने की कोशिश की। वह मेज से एलेक्स की ओर आते हुए कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तुम पर जादू नहीं किया जा सकता। तुम मेरी प्राणी हो एलेक्स वाइट। तुम तभी प्रहार करोगी जब मैं करने के लिए कहूँ, अन्यथा अपना हाथ रखो। क्या तुम समझ रही हो? वे जो पूछ रहे हैं वह हास्यास्पद है। वह स्वतः ही कहती है, नहीं, क्या मुझे उन्हें खुद को चोट पहुंचाने देना चाहिए था? एलेक्स सोचती है कि अगर उन्हें वास्तव में पता होता कि उसने क्या क्या किया है तो वह और भी अधिक गुस्सा होते। वे रोज की मेज पर एक खंजर पटक देते हैं और कहते हैं, इसे उठाएं। और एलेक्स को जादू की मजबूरी महसूस होती है। उसकी आंखों के आगे एक धुंधलापन छा जाता है और उसकी उंगलियां चाकू की मूठ को पकड़ती हैं। वह जानती भी है और नहीं भी कि वह क्या कर रही है। वह कहते हैं, मैं तुमसे अपना हाथ चाकू से काटने के लिए कहने जा रहा हूँ। जब मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो कि तुम्हारी नसें कहाँ हैं और हड्डियाँ कहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ पर कम से कम नुकसान पहुँचाकर वार करो। उसकी आवाज़ धीमी और मनमोहक है, लेकिन एलेक्स का दिल फिर भी तेज हो रहा है। वह तैयार है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह चाकू की तेज धार पर निशाना साधती है। वह धीरे से इसे अपनी त्वचा पर दबाती है। वह उनसे नफरत करती है और खुद से नफरत करती है। वह कहते हैं, अब, और जादू उसे मुक्त कर देता है। वह आधा कदम पीछे हट जाती है। वह अब अपने नियंत्रण में है। चाकू अभी भी उसके हाथ में है। वह लगभग उस पर जादू से वश में करके उसे खुद पर वार करवाने वाले ही थे। प्रिंस डेविस कहते हैं, मुझे निराश मत करो। एलेक्स को तुरंत एहसास हुआ कि उसे राहत नहीं मिली है। उसने उसे रिहा इसलिए नहीं किया कि वह छोड़ना चाहता है, बल्कि वह उसे दोबारा से वश में कर सकता है। लेकिन वह नहीं करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि एलेक्स खुद को अपनी इच्छा से धोखा दे। वह चाहते हैं कि एलेक्स अपनी भक्ति साबित करे। यह बेतुका है, भयानक है। लोग इस तरह वफादारी नहीं दिखाते। वह पूछते हैं, एलेक्स? उसे समझ नहीं आता कि क्या यह वह परीक्षा है जिसमें वह उसे उत्तीर्ण होते देखना चाहते हैं,
या उसे असफल होते। वह उस इंसानी लड़की के बारे में सोचती है जो डरी सहमी हुई समुद्र में कूद गई। वह डैनियल के चेहरे पर आई संतुष्टि के भाव के बारे में सोचती है जब उसने उसे टावर से कूदने के लिए कहा था। वह लूसीफर की आंखों के बारे में सोचती है जो उसे उसकी अवहेलना करने का साहस दे रही हैं। एलेक्स ने उनसे बेहतर बनने की कोशिश की है और असफल हो रही है। वह अगर दर्द, मौत या किसी और भी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दे तो वह क्या बनेगी? अगर वह स्वयं बनने की कोशिश करती है तो वह क्या बनेगी? डरने वाली चीज़ की जगह वह डराने वाली चीज़ बन सकती है। उसकी नज़र उस चाकू पर पड़ी और उसने वह अपने दूसरे हाथ पर दे मारा। दर्द एक लहर है जो ऊंची और ऊंची उठती है लेकिन कभी टूटती नहीं। वह अपने गले से धीमी आवाज़ निकालती है। हो सकता है कि वह इसके लिए सज़ा की पात्र ना हो। वह उससे एक कदम पीछे हट जाते हैं जैसे कि वह वही है जिसने उन्हें चौंकाने का काम किया है। फिर वह अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, चाकू पर अपनी महानता जाहिर मत करो और ना ही जादू पर। वह सब प्रकट न करें जो आप कर सकते हैं। शक्तिहीन बनकर अपनी शक्ति दिखाओ मुझे। मैं आपसे यही चाहता हूँ। वह हाथ से चाकू को बाहर निकालती है और कहती है, हाँ। रोज की मेज पर उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खून बह रहा है। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। वह कहते हैं, खून साफ कर दो। उनका जबड़ा सेट हो गया। उन्हें जो भी आश्चर्य हुआ वह समाप्त हो गया और उसकी जगह किसी और चीज़ ने ले ली। मेज को साफ करने के लिए उसके पास उसके डबलेट के अलावा कुछ और नहीं है। वह कहते हैं, अब मुझे अपना हाथ दो। अनिच्छा से वह अपना हाथ बढ़ाती है लेकिन वे धीरे से उसका हाथ पकड़कर उस पर अपनी जेब से एक हरे रंग का कपड़ा निकालकर लपेट देते हैं। वह अपनी उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करती है और दर्द से लगभग बेहोश हो जाती है। कपड़ा खून से तुरंत ही काला होने लगता है। वह कहते हैं, जब मैं चला जाऊं तो इस पर रसोई से जड़ी बूटी का लेप लगा लेना। एलेक्स ने फिर से सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं है कि वह अपने विचारों को भाषण में अनुवादित कर सकती है कि नहीं। उसे डर है कि वह ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी, लेकिन उसने अपने घुटनों को टाइट कर लिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वे दोनों चौंक जाते हैं। प्रिंस डेविस ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाल लिया, जिसके दर्द से वह लगभग लड़खड़ा रही थी। रिया हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए दरवाजे के पास खड़ी है। उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया और वह कहती है, प्रिंस डेविस, नौकरानी ने मुझे बताया कि आप आए हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। आप राज्याभिषेक में व्यस्त होंगे। भला एक मामूली लड़की पर अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? आपने इससे काफ़ी अधिक श्रेय। हम चाय पीते पीते आराम से बात करेंगे। अगर एलेक्स ने आपको परेशान किया हो तो। वह कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे अब जाना होगा। और वे रिया के बगल से होते हुए निकल जाते हैं और एक बार पीछे मुड़कर एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स सोचती है कि उसने परीक्षा पास की हो या नहीं, लेकिन वह अब उस पर पहले की तरह भरोसा नहीं करते, लेकिन वह भी अब उन पर पहले की तरह भरोसा नहीं करती।